नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभा शर्मा है और मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ या आपके साथ हूँ आपको कुछ बताने के लिए। अब कुछ क्या बताने के लिए, ये तो चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या चीज़ बताने के लिए आई हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट है EPC 2, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो हमने इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत चीज़ें जान रखी हैं। हमने अपने पिछले क्लासेस में बहुत चीज़ें जानी है। हमने ड्रामा के बारे में जान लिया है, हमने आर्ट के बारे में जाना है और हमने एजुकेशन के बारे में भी चर्चा की है कि आखिर एजुकेशन होता क्या है। हम एजुकेटेड हैं लेकिन हमें एजुकेशन का रियल मतलब नहीं पता, पर अब आप इसे समझने लगे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। तो हमने काफ़ी चीज़ें जानी हैं। कला क्या है? तो कला बहुत ही बृहद है। मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि कला बहुत बृहद है, इसका कोई माप नहीं हो सकता कि ये चीज़ें कला है या ये ही चीज़ें कला है। ठीक है ना? हाँ, उसका कोई पैमाना हमने तय करके रखा है कि हाँ, ये पेंटिंग्स से रिलेटेड है, ये स्कल्पचर से रिलेटेड है, ये हमारा वास्तुकला है, तो ये चित्रकला है, ये पोइट्री है। तो ये चीज़ें हमने तय करके कुछ रखी हैं, लेकिन उसके अंदर में भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो हम धीरे धीरे उन चीज़ों को जान रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं लेकिन जान रहे हैं, हम टच कर रहे हैं चीज़ों को और हमें वो करना है। क्यों करना है? बीएड में आपको पढ़ाना तो है नहीं आर्ट। आपने सोचा होगा कि कभी आपको आर्ट पढ़ाना है? नहीं, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है। और मैं एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगी कि आपको अपने सब्जेक्ट में पकड़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने सब्जेक्ट में पकड़ रखें। आप अपने सब्जेक्ट में जितने अच्छे होंगे, आप उतने अच्छे टीचर बनेंगे, उतने ही अच्छे शिक्षक बनेंगे। और ये सारी चीज़ें जो मैं बताती हूँ ना हर दिन, वो आपको हेल्प करेगा। वो आपको हेल्प करेगा आपको उन ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए। देखिए, हम हर एक व्यक्ति, मैं हूँ चाहे आप हों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा एक लेवल हो। हमारे लाइफ में हमने तय करके रखा है कि मैं यहाँ पर हूँ, एक टाइम पे मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँ, या अपने कैरियर में मेरा एक गोल हो कि मैं यहाँ पे आऊँ। तो ये चीज़ें हैं, सभी लोग चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मेहनत करनी है। हम लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ ना, ये हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ठीक है? तो आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को तो आप दिमाग में एकदम फिट ही कर लो। ठीक है? तो देखिए, हमने काफ़ी बातें कर ली हैं। हमने आर्ट के बारे में बातें कर ली, हमने ड्रामा के बारे में बातें कर ली, और मैं धीरे धीरे डिटेल में जाऊंगी। आपको ये कभी फील नहीं करना होगा कि आप इस सारी चीज़ों के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। आप अभी भी कई चीज़ें नहीं जानते हैं। मैं आपको हर दिन थोड़ा बताऊंगी और आप इसे सुनो और समझने की कोशिश करो। तो देखो, हमने फोक आर्ट के बारे में बात की थी इसके पहले क्लास में। फोक आर्ट मीन्स स्थानीय कला। तो स्थानीय कला नाम सुन के आपको लग रहा होगा ये उस टाइम का कला है जब लोग आदिवासी टाइप रहते थे, हम गुफाओं में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा शहरीकरण हुआ, ये उस टाइम का कला है, तो अभी इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। लेकिन मैंने पिछले क्लास में भी बताया था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका अभी भी उतना ही वैल्यू है। लोग अभी भी इसे उतना ही वैल्यू देते हैं। और मैंने जो अभी का फेमस फोक आर्ट है ना, मैंने उसके बारे में भी आपको बताया। आप मधुबनी के बारे में ले लो, जो कि एक फोक आर्ट है। आप सोहराई के बारे में देखा, आपने आपने देखा वर्ली पेंटिंग, ये सारी फोक आर्ट में है। और देखिए कितने फेमस हैं अभी के टाइम पे, ये तीनों बहुत ज़्यादा फेमस हो रखे हैं। तो ये चीज़ें फेमस हैं अभी भी, तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि फोक आर्ट पहले का आर्ट था और अभी इसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है? और मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाए कि ये आर्ट ऐसा होता है, ये आर्ट ऐसा होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है या किस तरीके का होता है, कैसे पैटर्न यूज़ किए जाते हैं, मैंने दिखाया आपको। तो ये थोड़ा सा समझने का क्षमता आप में आया होगा। आज मैं बात करूंगी, देखिए अभी पेंटिंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम सिर्फ स्थानीय कला फोक आर्ट पर ही हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो किधर बढ़ेंगे?
अब हम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे प्रेजेंट टाइम में कौन सी पेंटिंग्स है जो कि प्रचलन में है। प्रेजेंट टाइम में मीन्स अभी के टाइम में आप जब भी अभी जाते होगे किसी एग्जीबिशन को देखने को, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी वहाँ पेंटिंग्स लगी हुई होती हैं। आपको वैरायटी का दिखता होगा, वहाँ तो कोई फोक आर्ट के टाइप का पेंटिंग नहीं रहता। बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो इस तरह के पैटर्न यूज़ करते हैं, लेकिन सभी यूज़ नहीं करते हैं। तो सभी जो पैटर्न यूज़ करते हैं वो कौन सा है, आपको समझना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से आपको बनाना है, लेकिन आपको समझना होगा। आप कम से कम देखिए, जब हम जान जाएंगे ना किसी चीज़ को, तो हमें वो चीज़ देखने में भी हमारा इंटरेस्ट होने लगेगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या है, या ये पेंटिंग कैसी होती है, या पेंटिंग कितने तरीके की होती है जो कि अभी चल रही है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगी कि बस आप जान लें। मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ कि ये ऐसा ऐसा है, बस आप टच करें चीज़ों को। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आप क्लियर हों कि पेंटिंग कौन से आर्ट में आती है, विजुअल आर्ट। ठीक है, हम बातें विजुअल आर्ट की कर रहे हैं, जिसके अंडर में पेंटिंग आती है। पेंटिंग मीन्स चित्रकला और विजुअल आर्ट मीन्स दृश्य कला। मैं ना इंग्लिश में भी बोल के आपको बताऊंगी और हिंदी में भी बोल के आपको बताऊंगी कि ताकि आप कंफ्यूज ना कर पाए कि दृश्य कला क्या होता है। अरे दृश्य कला तो मैं जानता हूँ, तो ये विजुअल आर्ट क्या है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें सेम है। आपको बहुत ही क्लियर तरीके से ये सिर्फ समझना है। ठीक है, विजुअल आर्ट मीन्स जिसे हम देख सकते हैं, सिंपल है। दृश्य कला, दृश्य जिसे हम देख सकते हैं। तो देखिए, विजुअल आर्ट के अंडर में ही आता है पेंटिंग, चित्रकला। अब चित्रकला कितने तरीके के होते हैं, आप घर पे भी बनाती होंगी। अगर आप छात्रा हैं तो आप घर पे ट्राई करती होंगी किसी चीज़ को देख के बनाने का, या ग्लास पेंटिंग। आजकल के बच्चों में ये ग्लास पेंटिंग बहुत फेमस है, बहुत इजी अवेलेबल हो जाता है। ग्लास पेंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, ग्लासेस के ऊपर में उसमें पेंट किया जाता है ग्लास पेंट से बाकायदा। जो भी चीज़ उसे छाप दिया जाता है मेनली, वो उसे आप अपने हाथों से ड्रॉ नहीं करते हो, आप उसे छाप देते हो। जैसा है उसका छाप देंगे हम, और उनमें आप ग्लास पेंट चला देते हो, और इसे हम फ्रेम करवा के घर पे टांग देते हैं। ये बहुत ही प्रचलन में है। ये चीज़ें हमारी छात्राएं बनाई होंगी घर पे। तो सबसे पहला तो हो गया ग्लास पेंटिंग। देखो कितना कॉमन है ये, आप घर पे करते हैं, आपको पता ही नहीं है ये पेंटिंग है। पता है कि ये पेंटिंग है, लेकिन ये एक टाइप है पेंटिंग का, ये नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जान लो। जो करते होंगे उन्हें तो ये जीवन भर के लिए याद ही हो गया, समझो तो। ठीक है ना, ग्लास पेंटिंग। अब देखिए, हम आते हैं प्रॉपर वे में कितनी तरीके के पेंटिंग होते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी ऑयल पेंटिंग का। ऑयल पेंटिंग क्या है, क्या हम वो तेल जो खाना बनाते हैं, जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, क्या उस तेल से पेंटिंग की जाती है? क्या उसे ऑयल पेंट कहते हैं? और क्या ऑयल पेंट कागज पे हो जाता है? कई तरह के क्वेश्चंस हैं। देखो, क्वेश्चन करना आपका हक है। एक अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन करता है क्योंकि उसके पास जिज्ञासा होती है जानने के लिए। सिर्फ मैम या टीचर और ये सर जो भी बता रहे होते हैं सिर्फ काफ़ी नहीं है, मुझे और चीज़ें भी जाननी है कि क्या ये ऐसा होता है। ठीक है ना, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सब्जी बनाने वाले तेल से हम पेंटिंग करते हैं, क्या किसी कागज़ पे भी ये पेंटिंग हो सकती है? तो मैं क्लियर करती हूँ, नहीं। जैसे खाना बनता है उस तेल से ये पेंटिंग नहीं होती है। लिंसिड ऑयल, ठीक है ना, ये तेल होता है जिससे कि ये पेंटिंग होती है। सबसे पहले तो हम अगर ऑयल पेंट करना चाहेंगे तो कागज़ पे वो नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, वो कागज़ पे नहीं होगा। उसके लिए ऑयल सीट आती है, ऑयल सीट। ठीक है ना, आप अगर किसी भी दुकान में जाके मांगोगे कि ऑयल सीट दीजिए मुझे, तो वो ऑयल सीट देगा। वो पेपर की तरीके का ही लगेगा आपको देखने में, लेकिन उसका एक साइड थोड़ा सा खुरदरा चिकना थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें ऑयल लगाने वाले हैं ना। और अगर सिंपल आप कागज़ ले लो, सिंपल कागज़ में अगर हम तेल लग भी जाता, मान लो गलती से कभी हम लंच लेके जा रहे हैं, अगर आप घर में खाना नहीं बनाते हैं तब की बात मैं बोल रही हूँ, कि लेके जाते हैं और लंच में से लिक कर गया
सब्जी का रस या तेल, तो देखते हो कैसे वो फैल जाता है, पूरा का पूरा पीला होके पूरा गंदा हो जाता है, वो होता है ना। तो अगर हम सिंपल पेपर में ऑयल पेंटिंग करेंगे तो तेल वो फैल जाएगा, तो पेंट कहाँ दिखेगा मेरा, वो पेंटिंग कहाँ दिखेगा, वो तो पूरा कागज ही गंदा हो गया। आप समझिए, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ये। तो ऑयल सीट, अब एक बात तो क्लियर है कि ऑयल सीट एक ऐसा सीट है जिसमें ऑयल फैलेगा नहीं, तो बिल्कुल सही है, ऑयल सीट में ऑयल फैलता नहीं है। तो ऑयल सीट आप ले लें, ये कि स्पेशली मिलता है ऑयल पेंटिंग के लिए ही। ऑयल सीट में आपको पेंटिंग करनी है, आप ड्रॉ करेंगे। अब ऑयल पेंट मिलता है बाज़ार में, आप जाके ऑयल कलर ले लें। वो कलर आता है बाकायदा ट्यूब में आता है, जो छोटे छोटे ट्यूब होते हैं, जैसे हम पेस्ट वगैरह करते हैं, टूथपेस्ट, हाँ मंजन, तो वो पेस्ट जैसा आता है ना, वो इतना बड़ा बड़ा आपको मिलेगा। ठीक है, बड़ा भी मिलता है, इतना छोटा छोटा आप ले लें और वो उसे निकालते हैं, और उसे डायरेक्ट नहीं लगाया जाता है, वो थोड़ा सा हार्ड होता है, मीन्स थोड़ा सा थिक होता है वो, तो आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कीजिए। क्योंकि देखो क्या है ना कि जब आर्टिस्ट जब बड़े हो जाते हैं ना, मीन्स उम्र में बड़े नहीं, एक्सपीरियंस में बड़े हो जाते हैं ना, तो वो उसे कैसे भी यूज़ करते हैं। उसमें उनका कोई पाबंदी नहीं होता है कि उनको ऑयल कलर मिलाना है या नहीं, या इतना थिक मत लगाओ या इतना पतला मत लगाओ, उनके लिए वो नियम नहीं होते हैं, वो उनका मन होता है कि उसे वो कैसे करने वाले हैं। लेकिन जब आप सीख रहे हो ना, और चूंकि आपने नया अब तो जान ही रहे हैं, आप सीख भी नहीं रहे, अभी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें होती कैसी हैं, तब मैं बताती हूँ, उसे आप निकाल लीजिएगा। और वो जो हमारा लिंसीड ऑयल है उसमें उसकी कुछ बूंदे उसमें मिलाएंगे ना, तो वो थोड़ा सा लाइट होगा, मीन थोड़ा सा वो ढीला होगा, वो उतना जो टाइट है वो उतना थिक है ना, वो थोड़ा सा गीला हो जाए, गीला टाइप का हो जाएगा कि ब्रश में वो आने लगेगा ईजिली, ताकि आप जब पेंट करने लगें तो बहुत ईजिली पेंट कर पाएंगे। तो आपको समझ में आई ऑयल पेंट क्या होता है। ऑयल कलर मिलता है, ऑयल सीट मिलता है, और उस ऑयल को पानी में नहीं, लिंसीड ऑयल से उसे मिक्स किया जाता है। ठीक है, और इसकी एक खासियत होती है, इसे जानना मत भूलिए आप। इस पेंट की एक खासियत ये होती है कि इसकी पेंटिंग को ना आप 3 4 5 दिन लगातार कर सकते हैं, आप चाहें तो हफ्तों तक इसे चलाया जा सकता है। ये जल्दी सूखता नहीं है, ये ऐसा नहीं कि हम कोई कलर कर दिया, अब जैसे वाटर कलर मैंने किया वो सूख जाता है, कोई भी कलर किया वो सूख जाता है, मतलब हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गया, वो सूख गया, अगले दिन अगर मैं उस पर फिर से कलर चढ़ाऊंगी ना, तो एक अलग से लेयर टाइप का लगता है, उसमें लगता है कि ये काम ऊपर से किया हुआ है। लेकिन ऑयल पेंट में क्या है ना, वो सूखता नहीं है। जैसे मैंने अभी बनाया, ठीक है, सुबह के 10 बजे मैंने उसे बना लिया, 9 बजे से तो मैंने लगी हुई होंगी, तो 1 घंटा में मेरी कुछ पेंटिंग बन गई, मान लो। देखो मानना पड़ता है, कई चीज़ें ना जानने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो मान लिया मैंने 1 घंटे में एक पेंटिंग बना ली, तो उसे मैंने साइड में रख दिया कि वो थोड़ा सा सूख जाएगा, क्योंकि वो चटचटा होता है, गीला, उसमें ऑयल डाला है ना, उसे रख दिया। अब अगले दिन सुबह 10 बजे देखो, एक दिन पूरा बीत गया, 24 घंटा, उसे टच करके देखो, वो आज भी वो गीला ही होगा, तो उसमें सूखने में टाइम लगता है। तो कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं ना कि वो आज कुछ काम किए, कल कुछ किए, हल्का हल्का काम डेली करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें काम होता रहता है कि नहीं आज थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, इस तरह से काम करते हैं। तो मीन्स वो जल्दी सूखता नहीं है, और अगर आप नए हैं और कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हुआ ये ऑयल पेंटिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे ऑयल पेंटिंग, तो ऑयल पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखिए मैं सारे पेंटिंग्स के शुरुआत के बारे में आपसे बातें नहीं करने वाली, पर इसके बारे में स्पेशली मैं चाहती हूँ मैं आपको कुछ बताऊँ कि ऑयल पेंटिंग है क्या, या इसकी शुरुआत कैसे हुई। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, जब सारे पेंटिंग के बारे में आप कुछ बोलना ही नहीं है आपको, तो आप ऑयल पेंटिंग के बारे में ही बोलना क्यों चाहती हैं। क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो ये क्वेश्चन अचानक से आ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों बोली। ये क्वेश्चन आता है तो क्या होता है कि मेरा दिमाग मन सक्रिय है, हम चीज़ों पर रिएक्ट कर रहे हैं, और जैसे रिएक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब है कि वो चीज़ें मेरे अंदर जा रही हैं, तो रिएक्ट होना चाहिए। तो देखो क्या है, अब मैं ऑयल पेंट के बारे में ही क्यों बताने वाली हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की। तो थोड़ा दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ज़रूर ये इंडिया से रिलेट करता होगा, ज़रूर ये इंडिया से रिलेट करता होगा, या भारत
से ही इसका कुछ जुड़ाव है, या यहीं पे कुछ शुरुआत हुई होगी इसकी। तो बिल्कुल सही है, इसकी शुरुआत हुई थी यहाँ इंडिया में ही। और आपने अगर पेंटिंग्स देखी होगी देवी देवताओं की, काफ़ी फेमस है। कैलेंडर्स आते हैं इसके, तो पूरा बकायदा कैलेंडर में भगवान जी बने हुए होते हैं। यहाँ तक कि कुछ घरों में अगर आप जाओ ना, तो कैलेंडर में जो भगवान बने होते हैं ना, उनको ही वो टांगे रखे हैं। मतलब 20 चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2017 का कोई कैलेंडर है जिसमें बकायदा सुंदर से कृष्ण भगवान का फोटो बना है उसमें, तो वो भी टंगा हुआ है। लोग उसे भी नहीं हटाते। उसे इसलिए नहीं हटाते कि उसमें भगवान जी हैं और कितने सुंदर से हैं। तो अगर मतलब आपको बहुत अजीब भी लगता होगा, चल, लेकिन ये चीज़ जनरली हम देखते हैं तो मतलब चलो यूज टू हो गए, हम भी देखते देखते आदत है ये। अच्छा है तो मीन्स वो हटेगा नहीं, वो रहेगा चाहे कौन सा भी ईयर चल रहा हो। तो देखिए भगवान जी की जो पेंटिंग्स है ना, ये बनना भी इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था। और यहाँ जो बनाने वाले हैं वो है राजा रवि वर्मा। जो पेंटर का नाम है ना, जो चित्रकार का नाम है वो है राजा रवि वर्मा। और राजा रवि वर्मा ही वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ऑयल पेंट की शुरुआत की थी। तो आपको समझ में आया मैं क्यों बताना चाहती थी ऑयल पेंट के बारे में, किसकी शुरुआत कैसे हुई थी। राजा रवि वर्मा जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ही ऑयल पेंट की शुरुआत की थी। और उन्होंने ही देवी देवता भगवान जी जो हमारे होते हैं ना, उनकी पेंटिंग्स करनी शुरू की थी। उन्होंने ही सबसे पहले कि हमारे शंकर भगवान ऐसे होंगे। देखो क्या है ना, भगवान को किसी ने देखा नहीं है, या उस टाइम पे कोई फोटोग्राफी भी नहीं होती थी कि हाँ चलो शंकर जी का फ़ोटो खींच लेते हैं, या फिर कृष्ण जी का के साथ सेल्फी ले लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो बात आपको पता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने क्रिएट किया कि ये भगवान जी ऐसे होते हैं, ये भगवान ऐसे होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे सामने हैं आज ना, ये सारी चीज़ें राजा रवि वर्मा की ही देन है। तो ये देखो, ये इतना अगर आपने मेरी बातें इतनी सुनी होंगी अगर लगातार, तब आपको एक चीज़ आपका नॉलेज में आ गया, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का नाम आ गया ऑयल पेंट से। आप अब किसी को बता सकते हैं कि ये देवी देवताओं का जो पेंटिंग है ना, ये कौन बनाना शुरू किया था, बता सकते हैं अब आप। देखिए ये नॉलेजेबल है। ये एक क्वेश्चन भी होता है, अगर आप किसी एग्जाम्स में बैठ रहे हैं ना, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वहाँ पे कि ऑयल पेंट का शुरुआत किसने किया, या देवी देवताओं की पेंटिंग सबसे पहले किसने बनाई। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए, रिलेट किया कीजिए, हर चीज़ों को रिलेट कीजिए, क्योंकि ज्ञान ना कभी बेवजह नहीं होता। अगर यहाँ से आप कुछ नॉलेज ले रहे हैं ना, तो वो कभी ना कभी यूज़ होगा। हर चीज़ें एक दूसरे से ना मिली हुई होती हैं। तो ये एक अच्छी बात आपको पता चल गई। तो ऑयल पेंट क्या होता है ये पता चल गई, इसकी पेंटिंग्स कैसे बनती है ये पता चल गई, उससे शुरुआत किसने किया था आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें आप जान लिए हो। तो देखो हमने ऑयल पेंट को बताया। सबसे पहले हम कुछ भी बता सकते थे, लेकिन मैंने बताया ये हर एक व्यक्ति के पढ़ाने का तरीका होता है कि वो किसी चीज़ को किस तरीके से शुरू करता है, या किस चीज़ को प्रायोरिटी देता है कि बच्चों को मैं कहाँ से बताना शुरू करूँ। तो हमारा ये पहला था। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या होगा, वाटर कलर। वाटर कलर ये तो बहुत आम है। अगर आजकल के बच्चों को देखें ना, तो स्कूल्स में भी काफ़ी वाटर कलर काम किया जाता है। और वहाँ छोटे छोटे ना वो डिब्बे में कलर मिलता है। वो कैसे बोलूँ मैं, अगर हम किसी गोली खाते हैं, जैसे कोई मेडिसिन वगैरह का कोई टैबलेट होता है, उस शेप में कलर्स मिलते हैं, और उसमें एक ब्रश देता है। ये बहुत ही मतलब क्या, मैं बहुत सस्ता उदाहरण दे रही हूँ, सस्ता, समझ रहे हो, मतलब ये आम है। ये मतलब कहीं भी जाके किसी दुकान में मांगोगे वाटर कलर दो ना, तो इतना छोटा सा ये इस तरह के का आपको दे देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन है, इसे सब लोग यूज करते हैं। छोटे बच्चे तो बहुत यूज करते हैं। बस पानी मिलाया, कलर में घोला, और वो पूरा का पूरा बना दिया। तो ये होता है वाटर कलर। वाटर कलर के बारे में मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जानो। ठीक है, वाटर कलर भी सिंपल पेपर में अगर बनाएंगे ना, तो उसका वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा, या वो टच नहीं आएगा जो कि उसका है।
जो कि उसकी खूबसूरती है वो निकल के नहीं आएगी। वाटर कलर अगर बनाना है तो बाकायदा अगर आप अच्छा कलर लेना चाहते हैं तो वो भी ट्यूब में ही आएगा। एक्रेलिक का आप क्या बोलती हूँ मैं, कैमल का ले लो, ये सारी अच्छी कंपनी जो होती हैं उनका वाटर कलर आप ले लीजिए, वो ट्यूब वाला है। ये छोटे बच्चों वाला वो चीज़ अलग है, वो क्या होता है ना, घुलता अलग है, उसमें कलर्स अलग आते हैं, वो टूट जाता है। तो आप ट्यूब वाला लें अगर आप वाटर कलर में आगे भी कुछ करना चाहते हैं तो। अब आप ले लिए, ठीक है। अब उसे आप सिंपल अगर कागज़ पे बना रहे हैं, सिंपल कागज़ मतलब आप चार्ट पेपर, जनरली सारे स्टूडेंट चार्ट पेपर का यूज करते हैं। अगर कोई चार्ट मॉडल कुछ भी बनाना हो, आप तो बीएड वाले हैं तो चार्ट वगैरह जो बनाना रहता है आप उसके लिए चार्ट पेपर यूज़ करते हैं, जो बहुत ही कॉमनली किसी भी दुकान में मिल जाता है। तो चार्ट पेपर में ही बना देते हैं लोग वाटर कलर से कोई भी वर्क, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें वो इफ़ेक्ट नहीं निकल के आता है, जो कि उसकी खूबसूरती है वाटर कलर की वो नहीं दिख पाती है। तो अब क्या करना, आपको ज़रूर ऐसा लग रहा होगा इसके लिए भी कोई पेपर आता है। मुझे पक्की गारंटी है, मैं मतलब एकदम से गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि कुछ लोग जानते होंगे कि किस तरह के पेपर में वाटर कलर वर्क होता है। तो देखो, उसे बोलते हैं हैंडमेड सीट। क्या बोलते हैं? हैंडमेड सीट। आप जाके किसी भी दुकान में मांगिएगा ना, स्टेशनरी की किसी भी दुकान में, कि हैंडमेड सीट दीजिए हमें वाटर कलर करने के लिए, वो फटाक से दे देगा। वो सीट क्या होती है ना, काफ़ी खुरदरी होती है। अगर वो सीट हम लेते हैं तो ऊपर नीचे आपको वो प्लेन नहीं मिलेगा, वो चिकना सा कागज़ नहीं होगा, वो खुरदरा पेपर होता है। उसमें वाटर कलर इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है और वाटर कलर का सारा काम उसी पेपर पे किया जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, वो जब भी हम वाटर कलर कोई वर्क करते हैं तो उसमें वो फैलता भी नहीं है। दूसरे पेपर में अगर वाटर कलर का काम करोगे ना तो पूरा फैल जाएगा, मतलब एक कलर हमने लगाया वो दूसरा लगाया तो वो पूरा एक हो गया, पर उसमें ऐसा नहीं होता है। तो हम जान लें कि हमें वाटर कलर करना है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, इसमें बहुत मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। और इसे किस पेपर में करते हैं, अब आगे आते हैं। आगे कौन सा? एक्रेलिक कलर। अब ये एक्रेलिक कलर क्या है? ऑयल पेंट जान लिया, वाटर कलर तो पहले से जानते थे, तो ये एक्रेलिक पेंट क्या होता है? देखो, जब भी हम जाते हैं ना किसी एग्जीबिशन में घूमने, तो ज़्यादातर जो भी वर्क होता है ना वो एक्रेलिक कलर का ही होता है, क्योंकि जो आर्टिस्ट हो जाते हैं ना उनको ब्रश चलाने का बहुत ज़्यादा हैबिट होता है, मतलब उन्हें लगता है कि हाँ पकड़ हो जाती है, दरअसल वो पकड़ हो जाती है, तो वो फटाफट काम करते हैं, फटाफट में वो टाइम नहीं लेते हैं, बस दिमाग में सोचा और कर दिया, इस तरह का काम होता है। तो वो एक्रेलिक यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक्रेलिक कलर की एक खूबी बोल सकते हैं आप या खामी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे डिपेंड करता है, वो बहुत स्पीड में सूखता है। उसमें जब काम करते हैं ना बहुत स्पीड में सूखता है, उसका मतलब वो सबसे अभी मैंने ऑयल पेंट बताया कि वो अगले दिन तक आपको ऐसा ही गीला मिलेगा, उसमें एक सप्ताह तक आप पूरा काम कर सकते हैं। ये एक्रेलिक में ऐसा नहीं होता। एक्रेलिक जब भी उसमें कोई काम होता है ना, उसमें कोई पेंटिंग बनाई जाती है, वो फटाफट सूखती है, वो बहुत स्पीड में काम करना पड़ता है, मतलब एक लेयर लगाया सूख गया वो फटाक से, मतलब ये सोच रख के काम करना होता है कि ये सूखेगा जल्दी और फटाफट काम कर लेना है, ठीक है। और ये भी ट्यूब में ही मिलती है, देखिए इसके बड़े ट्यूब भी मिलते हैं, तो आर्टिस्ट बड़ा खरीदते हैं, डब्बा वाला लेते हैं, ये उनका है। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता रही हूँ, लेकिन आप फिर भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये ट्यूब वाला मिलता है। और इसके लिए कोई ऑयल का ज़रूरत नहीं है, जैसे ऑयल पेंट में मैंने बताया लिंसीड ऑयल लगाओ, इसमें ऑयल का ज़रूरत नहीं, ये पानी से मिलेगा, ठीक है। आराम से मिलाइए और अपना काम कीजिए, आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए किसी भी नए चीज़ को ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, अगर वो पॉजिटिवली है, मतलब उसका कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव निकले, क्योंकि मैंने जो बातें की ना उसका दो मीनिंग हो सकता है कि कोई भी चीज़ ट्राई करो कोई बुराई नहीं है, मैम तो बोली है ये तो कुछ भी ट्राई किया जा सकता, ऐसा नहीं है। अगर उसका कोई सकारात्मक वे है, अगर वो आपके लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है, तो कोई भी नई चीज़ों को ट्राई किया जा सकता है। और देखिए क्या है ना कि ये सारी चीज़ें बीएड में डाल दी गई हैं, आप इसे पढ़ भी रहे हैं, कुछ लोग बहुत मन से पढ़ रहे होंगे, कुछ लोगों को
क्या बोलूँ मैं, बोझ लग रहा होगा ये पढ़ना कि यार ये क्यों दे दिया है, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मतलब मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ चलो पढ़ लेते हैं, ये इतने नंबर का है, ये पेपर पास होना है, ये कर लेते हैं, मतलब बीएड में अच्छे नंबर आ जाएं इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। इस तरह की सोच भी काफ़ी लोग रखते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों से मिली भी हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ाती हूँ तो मेरे भी स्टूडेंट कई तरीके के होते हैं, तो मुझे पता है कि कौन व्यक्ति कैसा सोच रखता है। तो इस तरह का सोच रखते हैं, फिर मैं इसका करूँगा क्या। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे ना तो बाकायदा आर्ट टीचर रखते हैं, वो आर्ट टीचर रखते हैं, उनका एक अलग ही क्लास चलता है। तो वहाँ पे चीज़ें चलो ठीक है चल गई, फिर भी आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, इनोवेटिव होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ आप करने के लिए नहीं है, जब ये करने लगोगे ना तो आपकी सोच भी काफ़ी क्रिएटिव होने लगेगी। आप चीज़ों को नए नज़रिए से देखना स्टार्ट करेंगे। आप जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो भी आपके पास कई चीज़ें होंगी पढ़ाने को, मतलब तरीका, चीज़ें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिलेबस चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपके पास नए नए तरीके आएंगे, आइडियाज़ आएंगे दिमाग में। एक क्रिएटिव व्यक्ति है ना, उसके पास बहुत तरीके का आइडिया होता है, वो किसी एक चीज़ को कई तरीके से कर सकता है। जब मैं अपने बारे में बता रही हूँ, उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको। जब मैं कॉलेज में थी तो हम लोगों को जो वर्क मिलता था, जो क्लासेस चलते थे हमारे, तो हम लोगों को सब्जेक्ट एक दिया जाता था, ठीक है। अगर हम पेंटिंग लिया, मैंने पेंटिंग से किया है बीएफए, तो पेंटिंग जब दिया जाता था ना कि आपको इस सब्जेक्ट पे एक पेंटिंग बनानी है, हम अगर 20 स्टूडेंट हैं तो 20 बनाएंगे उसी सब्जेक्ट पे। तो ध्यान देना है कि 20 एक ही तरीके का पेंटिंग होगा सबका, बिल्कुल भी नहीं। एक सब्जेक्ट में हमारे जो टीचर हैं, जो चेक करते थे हमारा काम, हमारा वर्क, जो बोल सकते हैं जो बड़े आर्टिस्ट थे, देखिए हमारे टीचर सारे आर्टिस्ट ही थे, वो भले ही पढ़ाते थे हमें लेकिन वो आर्टिस्ट थे, ठीक है। तो वो उनको एक सब्जेक्ट में बाकायदा 20 वर्क मिलता था, 20 अलग अलग तरीके के पेंटिंग मिलते थे, लेकिन सारे पेंटिंग एक ही सब्जेक्ट को रिलेट कर रहे होते थे। तो देखिए सब्जेक्ट हमारा एक है पर तरीका अलग अलग, हर एक स्टूडेंट का तरीका अलग है उसे डिस्क्राइब करने का, उसे बनाने का, उसे बताने का। तो ये जो है ना, ये आर्टिस्टों की बात मैं कर रही थी यहाँ पे, अपनी बातें की मैंने कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं ऐसा करती थी, मेरे दोस्त ऐसा करते थे, मेरे सर इस तरह के से सब्जेक्ट दिया करते थे एक, और हम पेंटिंग बनाते थे अलग अलग। ये मैं अपनी बातें कर रही हूँ, आपको ये नहीं लग रहा चाहिए कि मैं अपनी बातें कर रही, ये हमारे लिए नहीं है, ये उदाहरण आपके लिए है। जब आप सब्जेक्ट पढ़ाने लगोगे, अपना सब्जेक्ट, जब आप स्कूल में अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अपने सब्जेक्ट का क्लास लेंगे, तो देखो क्या होगा, किसी एक चीज़ को आप कई तरीके से बता पाएंगे। बुक में क्या होता है ना कि एक ही तरीका दिया रहता है कि ये प्रचलित है, यही तरीका है, लेकिन टीचर का काम है कि उस तरीकों को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए और उसमें कितनी वैरायटीज़ की जाए। तो आप क्रिएटिव जब तक नहीं होंगे, आपको उसके तरीके कैसे कैसे हो सकते हैं ये सोच ही नहीं आ पाएगी, दिमाग इतना चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि क्रिएटिव व्यक्ति का दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है। और ये सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में डालने का मेन कारण है कि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाया जाए, ना कि आर्टिस्ट बनाया जाए, ठीक है, क्रिएटिव बनाया जाए। आपको जो आप सोच रखते हैं ना, उसको आप कितनी वैरायटीज़ में सोच सकते हैं, एक ही चीज़ को आप कितने तरीके से बोल सकते हैं, कितने तरीके से बता सकते हैं, कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको आने लगी, ठीक है ना। तो कैसे आएगी ये चीज़ें, आपको कैसे आएंगी? जब तक आप क्रिएटिव वे में सोचोगे नहीं, आपको नहीं आ पाएगी। किसी एक चीज़ को हम ऐसे भी बताएंगे, हम वैसे भी बताएंगे, हमारा तरीका अलग अलग होगा। तो दिमाग में थोड़ा जोर देना स्टार्ट करो, और ये जोर देना तब स्टार्ट होगा जब हम थोड़े से क्रिएटिव होंगे। नहीं तो बस ये है बच्चों, जैसे कुछ पढ़ा रहे हो आप, मान लो आप क्रिएटिव बिल्कुल भी नहीं, मान लेती हूँ मैं, अगर आप मेरा क्लास भी देख के अगर आपने ऐसे ही निकाल दिया
तब आप कैसे शिक्षक होंगे, मैं बताना चाहती हूँ। उदाहरण है ये मेरा। बच्चों, ये चीज़ ऐसी होती है, ठीक है, अब लिखा हुआ है हमारे हमारे किताब में लिखा हुआ है वो चीज़, वो बकायदा वो 3 4 5 लाइन लिखी हुई है कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। आपने पढ़ा और आपने वही चीज़ बच्चे को बता दी। क्या नया बताया आपने? आपके बच्चे भी वो चीज़ें खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास खुद की भी बुक है, वो भी खुद पढ़ लेंगे। हाँ, ऐसा 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 है, आपने भी बताया वही चीज़, तो आपकी ज़रूरत ही क्या है? आप क्या नया कर रहे हो? बस वहाँ जाके किताब पढ़ दे रहे हो, वो खुद ही पढ़ लेगा। क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं, आपके बच्चे बहुत छोटे नहीं हैं, मैं पहले भी बोली हूँ ये चीज़ को। आपके बच्चे बहुत छोटे नहीं हैं कि आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, उसका पेंटिंग करके बकायदा आपको दिखाना है कि आप बोले हाँ मैम मैं इसमें आर्ट को यूज़ कर रहा हूँ। आप नहीं बोल पाइएगा। आपके बच्चे पहले से ही पढ़े हैं, मीन्स आप उनको पढ़ना आता है, अक्षर ज्ञान है उनके पास में। सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं, अब तो वो काफ़ी सेंस भी रखने लगे होंगे किसी एक विषय को लेके। उनका कोई फेवरेट विषय भी रहा होगा। अब उनका इतना हो गया है ना कि वो अपने सब्जेक्ट को चुनने लगे। हाँ, मुझे मैथ पसंद है, मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है, मतलब वो इस तरीके का सोच रखने लगे हैं अब। और आप मान लो कि मेरा फेवरेट है हिस्ट्री या सिविक्स, कोई एक विषय भी, ठीक है, और मेरा फेवरेट है और मेरा टीचर आके बस वो पढ़ के बता रहा है, वो पढ़ रहा है किताब ऐसे ऐसा 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 ऐसा, और वो उससे बोल रहा, वो चला गया। तो वो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए उस टीचर का जो मैं रोल मॉडल बनाते हैं हम लोग अपने शिक्षक को, क्या मैं बना पाऊँगा? वो बच्चा क्या सोचेगा? यही ना कि क्या मैं इसे बनाऊं? नहीं। और अगर मैं होती तो मैं यही सोचती, क्या मैं इसे बनाऊं? मैं बना पाऊंगी क्या उसे अपना रोल मॉडल? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे अपना रोल मॉडल नहीं बना पाऊंगी। मुझे लगेगा कैसा है यार, ये तो जो लिखा है वही बोल के चला गया, कुछ तो नया बताया नहीं, कैसे कुछ समझाया नहीं, ये तो मैं भी पढ़ लेती। वो ऐसे फिर आपस में बच्चे बात करते हैं, ये टीचर तो कुछ नहीं है, ये आएगा वही पढ़ेगा वही चल जाएगा, यार इसका कुछ नया नहीं होता है। तो अगर बंक मार सकते होंगे बच्चे, तो वो बंक भी मारेंगे आपकी क्लास को, ठीक है ना। तो इसलिए आपको आना चाहिए थोड़ा क्रिएटिव वे में सोचना, क्योंकि जिसे शिक्षा चाहिए उसके पास अवेलेबल है बुक, जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जो उसे पढ़नी है। और एक शिक्षक का काम है कि उसे कितना इंटरेस्टिंग बनाकर उस तक पहुंचाएं कि वो बहुत ज़्यादा ईजिली उसे कैच कर पाए, उसे समझ पाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप समझो, इसका यूज कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। कल स्थानीय कला के बारे में बताया, फोक आर्ट बताया, आज पेंटिंग के वैरायटीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। आपको पेंटिंग करनी नहीं है, आपको लगता होगा एग्जीबिशन देखेंगे, यार देख लेंगे ना, क्या है इसमें, जानना कौन सा ज़रूरी है? ज़्यादा होगा तो उसमें लिखा होगा ना, आर्टिस्ट खड़ा होगा सामने, पूछ लेंगे क्या बनाया है, कौन सा पेंट यूज किया है, तरीका क्या है इसका, ठीक है। तो देखो हम इस तरह की भी सोच रखते हैं, और ज़्यादातर लोग इस तरह की सोच रखते हैं। फिर ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें तो काम आएंगी। ये मेन है कि आपको थोड़ा क्रिएटिव वे में आप सोचना शुरू करें, इसके लिए है। क्रिएटिव वे में ऐसे आप नहीं सोच पाओगे। तो हमारा जो साधारण पढ़ाई है ना, वो क्रिएटिव वे में आपको नहीं सोचना शुरू करवाता है। वो बोलता है कि इसका डिफिनेशन ये है तो यही चाहिए, इसका अगर ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा तो आप यही लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा है तो अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, बस। तो पर पढ़ाने में ये ज़रूरी है, पढ़ाना है आपको, कोई एक सब्जेक्ट है आपका, तो आप उसको जब पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आपको ऐसे पढ़ाना है कि वो समझें, वो इंटरेस्ट लें उस विषय में, वो इंटरेस्ट लें उस विषय में, उस सब्जेक्ट में कि वो क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपका तरीका ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा तरीका आपका कब होगा? जब आप थोड़े से क्रिएटिव होंगे, आप थोड़े से इनोवेटिव होंगे, चीज़ों को थोड़ा हट के सोचने का अपनी क्षमता होगा।
तब होगी ये सारी चीज़ें। तो अब आप क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। मैं पक्की, मतलब क्या बोलूँ, मैं पक्के तौर पे मैं कह सकती हूँ ये चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे। और अच्छा है कि आप धीरे धीरे ही चेंज हों, ठीक है ना। अच्छा लगता है हर चीज़ धीरे धीरे बदले। और मैंने पहले भी कहा है कि जब आप अपनी फील्ड में उतरोगे, अपने कैरियर में जाओगे, तो आप ये चीज़ें जानने लगोगे। हाँ, तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे, हमने एक्रेलिक पेंट के बारे में बात किया कि हम एग्जीबिशंस में जाएंगे तो ये इससे बनी हुई पेंटिंग्स हमें ज़्यादा मिलती हैं। अब इस बार आप जब जाओ ना, तो एकदम ध्यान से ज़रूर देखना इस तरह की पेंटिंग होती कैसी है। देखिए मेरे पीछे भी, आप इधर भी देख रहे होंगे, आप इधर भी देख रहे हैं, ये दोनों साइड पेंटिंग है, ठीक है। ये सारी मेरी बनाई हुई पेंटिंग है। और ये अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक्रेलिक कलर ही यूज़ है, क्योंकि मेरा भी स्पीड है ना बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये एक्रेलिक पेंट ही है। और मेरे पास भी रखी एक पेंटिंग मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। आप देखें, आप देखिए, देख रहे हैं ये टेक्सचर, ये कलर्स का कैसे फ्लो है। देखो ये सारा एक्रेलिक कलर है बच्चे, ये सारा एक्रेलिक कलर है। और ये देखो कितने स्पीड में सूख जाता है, ठीक है। देखो कैसे सूखने लगता है, ये बहुत स्पीड में सूखता है। इसमें टेक्सचर भी दिया जाता है, इस पेंटिंग में ना बाकायदा टेक्सचर दिया जाता है। अच्छे से बनाते हैं, फिर टेक्सचर यूज़ करते हैं, और बहुत ही छू के देखेंगे आप तो ये ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ लग रहा है। ये बहुत स्पीड में सूखता भी है, जब इसे बनाते हैं ना हम, तो बहुत स्पीड में ये सूख भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी देर तक गीला है, ऐसा नहीं। मैंने बताया कि एक्रेलिक कलर बहुत स्पीड में सूखता है। अब आप जाओगे तब देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आजकल कंप्यूटर का युग है, ये तो सब लोग जानते हैं कि आजकल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा है। आजकल हर व्यक्ति, अभी जब हम पढ़ भी रहे हैं तो आप देख रहे हो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है। आप देख रहे हो पढ़ाई में भी किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, हो क्या है। इस लॉकडाउन में तो पूरी तरीके से आप इसी पर बेस्ड हो। हमें पढ़ाना भी इसी पे है, आपको पढ़ना भी इसी पे। तब आपको लग रहा होगा कि ये पेंटिंग से या आर्ट से कैसे रिलेट कर रहा है मैम, आप बताएं कि ये आर्ट से कैसे रिलेट कर रहा है, मुझे तो नहीं पता। ऐसा नहीं, देखो आप क्या था, डिजिटल पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, पेंटिंग भी डिजिटल ही होती है, बिल्कुल पेंटिंग भी डिजिटल ही होती है। इसके ना काफ़ी ऐप भी आते हैं, अगर आप चाहें तो अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर पे से आप कर सकते हैं कि इसका एक ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए आप, और आप डिजिटल पेंटिंग खुद भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी फेमस है अभी, डिजिटल पेंटिंग काफ़ी फेमस है अभी। आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। मेरे पास अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं लॉकडाउन के अंदर में हूँ, घर पे ही हूँ, तो मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है कि मैं आपके लिए कुछ लेके आऊँ, और प्रिंटर मेरे पास है नहीं, ठीक है, कि मैं आपको निकाल के कुछ दिखा पाऊँ। मैं आपको कुछ पेंटिंग्स ही अपनी दिखा सकती हूँ जो कि मेरे पास अवेलेबल है, और उस पर मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो डिजिटल पेंटिंग के लिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। लेकिन आप ये देखो, अभी मैंने बताया कि मैं पढ़ा भी वैसे ही रही हूँ और आप पढ़ भी वैसे ही रहे हैं, तो आपके पास नेट है, ये तो पक्की बात है कि आपके पास नेट है। तो आप नेट पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना कि डिजिटल पेंटिंग आखिर में होती कैसी है, तो उसमें पिक्चर्स आएंगे, और आप ज़रूर देखिएगा कि डिजिटल पेंटिंग कैसी होती है। या फिर आजकल ये ना काफ़ी प्रचलन में है डिजिटल पेंटिंग, काफ़ी लोग करते हैं, कुछ कार्टून्स बनाते हैं, कुछ जैसे मेरा ही कोई पेंट बनाएगा तो मेरे से मिलता जुलता ही डिजिटल पेंटिंग कर देगा वो, मतलब आपको लगेगा कि हाँ मैं ही हूँ, पर थोड़ी सी अलग। आप देखें, आप इसे भी ज़रूर देखिएगा। मैं बता रही हूँ, मैं दिखाना चाहती थी आपको, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है कि मैं बता पाऊँ आपको दिखा के। और मैं अगर आपको बना के दिखाऊँ तो वो डिजिटल नहीं होगा, जैसा आप समझ रहे हो, वो मैनुअल हो जाएगा, तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। लेकिन आप देखिएगा, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, डिजिटल पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग कैसी होती है, आप इसे ज़रूर सर्च करके ज़रूर देखना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। स्प्रे पेंटिंग, स्प्रे, आपको तो लग रहा होगा ना, हम स्प्रे करते हैं, परफ्यूम स्प्रे करते हैं, मतलब स्प्रे वर्ड जो आ रहा है ये कोई नया तो है नहीं,
बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम इसका यूज़ करते हैं हम। तो स्प्रे पेंटिंग क्या है? ये तो सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा, ज़रूर ये कोई होता होगा बोतल वगैरह में और इसे स्प्रे करते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये वही है। ठीक है, इसे हम जब बनाते हैं इस तरह की पेंटिंग को तो स्प्रे करके बनाया जाता है। मतलब हमें जितना दूर जो कलर चाहिए वो स्प्रे के थ्रू यूज़ करते हैं। देखो दूसरी जो पेंटिंग्स होती है उसमें क्या होता है, हम ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं या पेंट ब्रश में डुबा के लगाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्प्रे के थ्रू ही पेंट को फैलाया जाता है। जितने दूर जैसे फैलाना है आप वैसे फैलाइए। तो स्प्रे पेंटिंग आपको पता चल गई है। देखो क्या होता है स्प्रे पेंटिंग, अगर आपको मैं बताऊं, आप देखे होंगे ग्राफिटी पेंटिंग्स होती है। ये ग्राफिटी पेंटिंग्स आपको ज़्यादातर आपको घरों में नहीं मिलेगी, आपको गली में मोहल्लों में बड़े बड़े दीवारों पे, चाहे उसके लिए अनुमति ली गई हो या नहीं भी ली गई हो, आर्टिस्ट बनाते हैं स्प्रे करके ग्राफिटी पेंटिंग। आपने देखा होगा बड़े बड़े दीवारों पे कुछ भी बना दिया जाता है या कुछ लिख दिया जाता है। आप मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे ग्राफिटी पेंटिंग का यूज़ काफ़ी होता है। आप अगर आपको क्या बोलूँ मैं, आप बड़े बड़े शहर में जाओगे तो आपको गली मोहल्लों के बड़े दीवारों में ये चीज़ें मिलेंगी ग्राफिटी। तो ये ग्राफिटी पेंटिंग भी स्प्रे पेंटिंग, मतलब उसमें भी स्प्रे किया जाता है। उसमें भी जो पेंट है ना वो ब्रश से नहीं फैलाया जाता है, वो भी स्प्रे के थ्रू ही फैलाया जाता है ग्राफिटी पेंटिंग में। उसके कलर्स आते हैं जो कि बस डालो और वो सूख जाते हैं। मतलब वो उनका भी वो फटाफट करने का तरीका है, वो भी काम बहुत जल्दी जल्दी किया जाता है ग्राफिटी पेंटिंग में। ठीक है, ये मिलता जुलता है स्प्रे पेंटिंग ग्राफिटी पेंटिंग, इसलिए मैंने ये दोनों चीज़ों को आपको साथ में ही बताया कि इस तरह की पेंटिंग भी होती है। ठीक है, अब आइए, अब क्या है, हम अब है टेक्सचर पेंटिंग। ये टेक्सचर पेंटिंग क्या है? टेक्सचर नाम से या टेक्सचर वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कि ज़रूर टेक्सचर की बात हो रही है। मतलब सरफेस पे जो टेक्सचर होता है हम उसकी बातें ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सही सोच रख रहे हैं, हाँ हम उसी की बातें कर रहे हैं, टेक्सचर पेंटिंग। इसमें क्या होता है ना कि जब कैनवस तो जान रहे हो आप, अभी जो मैंने दिखाया ये कैनवस है। देखो ये कैनवस, ये लकड़ी के बीच पे, ये जो लकड़ी है ना, देखो आपको दिखाती हूँ मैं, ये लकड़ी का हमारा स्ट्रेचर है। इस पे ये ना पूरा ये कपड़ा है, ये कैनवस है, इसको कैनवस बोलते हैं। तो ये कैनवस क्या होता है? कपड़ा होता है। कैनवस कपड़ा कौन सा होता है? देखो कैनवस कपड़ा होता है, ये कपड़ा वो है जो कैनवस शूज़ हम बचपन में पहनते थे, वाइट कलर की जो शूज़ हम पहनते थे, जो जब 26 जनवरी 15 अगस्त आप अगर ध्यान दिए होंगे तो उसमें वाइट शूज़ पहना जाता था। अगर हमारे पास नहीं हुआ करता था, मतलब नया नहीं है या ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, तो एक दिन पहले धो लो, ठीक है, और फिर उसको पहनो। तो वो जिस कपड़े का होता था ना, कैनवस शूज़ उसको बोलते थे, वही सेम कपड़ा यहाँ पे यूज़ होता है, स्ट्रेचर में फिट किया जाता है और वो बन जाता है कैनवस। ये जो दोनों पेंटिंग मेरे पीछे रखी है ना, कैनवस पर ही बनी है। मतलब जब भी हम एक आर्टिस्ट जब बन जाता है ना, तो वो कागज़ का यूज़ थोड़ा कम करने लगता है। ऐसा नहीं है कि यूज़ कम करना ये कहीं लिखा हुआ है कि तुम आर्टिस्ट बन गए हो तो कागज़ का यूज़ नहीं करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसकी इच्छा होती है कि वो कैनवस यूज़ करे, तो ये कैनवस यूज करते हैं और उसमें वो पेंट होता है। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे थे कौन सी पेंटिंग की? टेक्सचर पेंटिंग की। हाँ, तो जब हम कैनवस ले लिया मैंने, ठीक है, एक कैनवस ले लिया, अब उसमें जब भी कलर चढ़ाएंगे हम, तो हमारी इच्छा है कि उसमें कौन सा टेक्सचर दें। टेक्सचर दें मतलब हो सकता है वो खुरदरा टेक्सचर दें, हम ब्रश के थ्रू मार के छोड़ दें। अगर हम मार के छोड़ेंगे तो उसमें ब्रश का पूरा लकीर आएगा वो, और जब वो पेंट अगर एक्रेलिक है तो वो बहुत स्पीड में सूखेगा, ये तो मैंने बताया है। तो आप उसको छू के जब देखोगे ना, जब आप कैनवस को छुएंगे ना, तो आप उस चीज़ को महसूस कर सकोगे, उसके ऊपर नीचे चीज़ें जा रही हैं, वो टेक्सचर होता है। अब वो टेक्सचर बहुत ही वैरायटी का हो सकता है, कोई ब्रश का देता है, कोई उसमें किसी चीज़ का छाप दे के छोड़ता है, बहुत चीज़ों का टेक्सचर होता है। तो अब जब भी आप एग्जीबिशन में देखने जाएंगे ना इस तरह की पेंटिंग जो कि थोड़ी उभरी हुई नज़र आए, तो उसे कहते हैं टेक्सचर पेंटिंग। ठीक है, टेक्सचर के लिए बहुत चीज़ें यूज़ करते हैं। एक आर्टिस्ट के दिमाग में आप पढ़ नहीं सकते हो वो क्या क्या चीज़ टेक्सचर के लिए यूज कर सकता है।
ठीक है ना। इस तरह की पेंटिंग को आप समझने लगोगे। अब हम आते हैं टेम्परा। टेम्परा क्या है? देखो टेम्परा पेंटिंग, अगर बच्चे, आपके घर में बच्चे हैं या आप खुद भी पोस्टर यूज़ करते हैं, पोस्टर कलर, कभी पोस्टर बनाया है? पोस्टर के लिए पोस्टर कलर आता है बकायदा, इतने बड़े बड़े सीसी में, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी सीसियाँ होती हैं जिसमें पोस्टर कलर आता है। ये थोड़ा सा थिक होता है, जैसे वाटर कलर क्या होता है, उसको हम पानी में मिक्स करते हैं, वो पतला होता है एकदम से, पर ये थोड़ा थिक होता है। अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, चाहें तो इसमें पानी मिला के थोड़ा सा पतला करके यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ना, देखो पहले क्या होता था ना, टेम्परा में पहले का जो समय था, जब प्राचीन थे हम लोग, ये टेम्परा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। उस टाइम पे क्या होता था ना, इसका जो मिक्सचर बनता था उसमें जो अंडा होता है, अंडा जो एग आप खाती हैं, उससे मिला दिया जाता था, ताकि ये ना काफ़ी दिनों तक टिके, और ये पेंटिंग्स बहुत दिनों तक टिकती थी टेम्परा। लेकिन अब क्या है ना कि जैसे मैं अपने बच्चों से अगर बनवाऊंगी, स्कूल्स में बनवाएंगे, तो टेम्परा में आप एग नहीं मिलाते, आजकल एग नहीं मिलाते हैं। और अगर हम प्राचीन तरीके से टेम्परा बना रहे हैं तो उसमें एग मिलाएंगे। लेकिन अगर हम स्कूल्स में अगर हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, या इस तरह का कोई पोस्टर वर्क है जो बनाना चाहता है, तो अगर हम बनवाना है तो उसमें अंडा ना मिलवा के आप क्या करना कि इसके लिए, देखो इसके लिए कोई कागज़ नहीं है कि स्पेशल कोई कागज़ चाहिए, आप चार्ट पेपर पे भी बना सकते हैं। अगर आप आइवरी सीट लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आइवरी सीट होती है वो चार्ट पेपर से हार्ड होती है, मतलब वो थोड़ी सी मोटी होती है, कड़क होती है, मतलब उसको सीधा कर दिया जाए तो पूरा सही रहेगा। उस पर पहले हम स्केच कर लेंगे, और वो जो हमारा पोस्टर कलर है, और वो पोस्टर कलर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, पोस्टर हर एक कलर में वाइट कलर को यूज़ करना है, ठीक है। जैसे ग्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रीन में हल्का वाइट मिलाइए, रेड यूज़ करना चाहते हैं रेड में हल्का वाइट मिलाइए। तो ये जो कलर जब आप पूरा उसमें डाल दोगे ना, वो जो पेंटिंग बनेगी पारदर्शी नहीं होगी, इसको देखोगे अपारदर्शी पेंटिंग होगी, ठीक है ना। इसमें दिखाई नहीं देता आर पार, ये पूरा कवर कर लेता है और ये इतना अच्छा लुक देता है, इसे कहते हैं टेम्परा। तो आज के टाइम पे टेम्परा इस तरीके से बना लिया जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे एग यूज किया जाता था, जिससे क्या होता था ना, ये पेंटिंग बहुत दिनों तक टिकती थी और ये बहुत अच्छी दिखती है। आप ट्राई करना, कभी पोस्टर कलर से ट्राई करना, मैं नहीं बोल रही हूँ एग यूज करो, ये उस टाइम पे यूज करते थे, ठीक है ना। पर ये जानना जरूरी है कि इस तरह का कोई कलर्स में भी एग वेग डाल के कुछ बनाते थे लोग। अब आइए सैंड पेंटिंग। सैंड मीन्स तो बालू, सैंड वर्ड ही सुन के आपको लग रहा होगा इसका मतलब तो बालू होता है। सैंड पेंटिंग क्या होती है? अगर आप टीवी देखते हो और अगर किसी बड़े आर्टिस्ट का या किसी कांड वांड अगर हो जाता है कुछ, तो उसमें सैंड आर्टिस्ट दिखाते हैं टीवी पे, इस तरह से जैसे स्क्रीन दिख रहा है हमारा, जैसे मैं दिख रही हूँ, ठीक है, इतना बड़ा स्क्रीन दिख रहा है मेरा, और उसमें सैंड फैला के जो हाथ से बनाते हैं ना, ये चेहरा, ये नाक, फिर थोड़ा सा सैंड उसमें छिड़क दिया जाता है, फिर उसको पूरा हटा के दूसरा चीज़ बनाया जाता है। आप देखे होंगे सैंड फैला के बनाते हैं, उसे बोलते हैं सैंड आर्ट। ये भी काफ़ी प्रचलन में है, काफ़ी इसके आर्टिस्ट हैं जो बनाते हैं, पर इसे ना डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता, मतलब इस तरह से अगर बना रहा है कोई, हम ऐसे नहीं देख सकते। आप इसे जब देखोगे ना वीडियोस वगैरह पे, टीवीज़ वगैरह पे, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसमें तुरंत कुछ भी बना देते हैं। ये होता है सैंड आर्ट। और देखो सैंड आर्ट सिर्फ यही नहीं होता है, सैंड आर्ट इसे बोलते हैं, और सैंड आर्ट सिर्फ यही नहीं होता, आप सैंड का यूज कैनवस पे भी करते हैं। जब आर्टिस्ट आप बन जाते हो ना, तो किसी एक आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है कि ये ऐसा है, ये ऐसा। देखो जैसे टेम्परा पहले के ज़माने में ऐसे बनता था, मैंने बताया एग वगैरह यूज होता था। आज के आर्टिस्ट क्या किए, उसे तोड़ दिए, अब हम पोस्टर कलर से टेम्परा बना लेते हैं। चीज़ें बदलती हैं, सोच के साथ हम चीज़ों को बदल सकते हैं, पर उतना सोच होना चाहिए। हम उसको इजी करते आ रहे हैं, देखो चीज़ों को इजी कर रहे हैं। अब देखो हम जहाँ पे इसको ऐसे बनाते थे, अब ऐसे भी बनता है ये सैंड आर्ट। हम उसको जनरली सब उसी चीज़ को सैंड आर्ट बोलते हैं जो मैं बोल रही हूँ, अभी टीवी पे दिखाया जाता है, जो आपने देखा होगा। गांधी वगैरह के बारे में बनाते हैं, पूरा एकदम हाथ से हटा के, फिर उसमें थोड़ा सा छिड़क के, फिर उसको पूरा सा हटा के सैंड आर्ट। तो सिर्फ सैंड आर्ट वही नहीं है। अभी के टाइम पे मैं अभी इस प्रेजेंट के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, तो सैंड आर्ट सिर्फ वही नहीं है। आप
कैनवस पे भी सैंड से काम कर सकते हैं। आप कैनवस पे सैंड अब कैसे आएगा? तो आप कुछ नहीं, ग्लू लगा के सैंड को चिपका दो, फिर उसके ऊपर कलर डालो, जो भी आपकी इच्छा है। एक्रेलिक डालोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आप वैसे भी बनाइए, उसको भी सैंड आर्ट बोलते हैं। तो देखो वैरायटीज़ बदल रही है। लेकिन जो कुछ लोग सिर्फ पढ़ के आते हैं ना कि नहीं ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, सिर्फ यही ऐसा होता है, उसके लिए नहीं होगा ये चीज़। लेकिन देखो एक शिक्षक जब बताता है ना तो वो आपको कई तरीके का बताता है। अभी मैंने बोला कि बच्चा बुक भी पढ़ लेगा, बच्चा भी वही बुक पढ़ेगा, आप भी वही पढ़ के बता रहे हो, तो क्या नया कर रहे हो? कुछ नया नहीं। वैसे ही अभी मैं नहीं होती और आप सिर्फ पढ़ के जानते कि सैंड आर्ट क्या है, तो आप भी सिर्फ उसको ही सैंड आर्ट समझते। कैनवस पे किया गया सैंड वर्क को आप सैंड आर्ट नहीं समझ पाते, लेकिन उसको भी सैंड आर्ट ही बोलते हैं। तो आप समझिए, चीज़ों को आप समझिए कि किस तरीके से हम, ये ऐसा ही है लेकिन इसको तोड़ के हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ वो ही बता सकती हूँ जो कि रियल में है, लेकिन नहीं, मैं उसका अगला पक्ष, वो जो दूसरे तरीके से भी होता है, मुझे वो भी बताना है आपको, ताकि आपका दिमाग ना थोड़ा खुले, आप भी थोड़ा सोचना शुरू करें कि हाँ ये चीज़ें एक तरीके की नहीं, ऐसी भी होती हैं, ये ऐसी भी होती हैं। ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं। पर ऐसा नहीं, पर हाँ आप किसी नए व्यक्ति को बोल रहे हो या नए व्यक्ति को कुछ बता रहे हैं, तो उसे क्या है ना, प्रॉपर तरीके का जो चीज़ है ना, सिर्फ वही बताना। आपकी जानकारी के लिए मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। लेकिन कोई नया व्यक्ति अगर उसको भी नहीं समझ में आता ये चीज़, तो हम ये बताना भैया सैंड आर्ट ये होता है जो टीवी पे दिखाया जाता है। ठीक है? पर वो आदमी जब वो चीज़ें समझने लगे तब उसे भी वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ ये भी है सैंड आर्ट। ठीक है ना? तो ये बताने का तरीका है कि किसे हम कैसे बताएं और कैसे पढ़ाएं, क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानें कि आज के टाइम पे जो चीज़ें प्रॉपर वे में सिर्फ ऐसे ही होती थी, वो अब कैसी कैसी होती हैं। उसे तोड़कर भी कई लोग यूज़ करने लगे हैं। मैं यूज़ करती हूँ। अगर देखो क्या आता है ना, एक आर्टिस्ट है जो वो सब कुछ जाने, ये सही नहीं है। सही नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि एक आर्टिस्ट है तो वो सारी चीज़ें जानता ही होगा। मैं अगर पेंटिंग जानती हूँ, मैं क्रिएटिव पेंटिंग करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करती हूँ, कुछ लोग पोर्ट्रेट में काम करते हैं, तो ये अलग अलग है। हर एक आर्टिस्ट का अपना एक फील्ड है जिसमें वो काम बहुत अच्छा करता है, वो हर चीज़ों में अच्छा नहीं है। तो आर्टिस्ट क्या होता है ना, क्रिएटिव होता है, बहुत ही इनोवेटिव होता है, वो कुछ नई चीज़ें लेके आएगा। तो अब सैंड आर्ट हम उसमें वैसे देखते हैं, मुझे वो देखने में उतना मज़ा नहीं आता। मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, पर मुझे सैंड पसंद है, मुझे आर्ट करना भी पसंद है, मैं कैनवस पे पकड़ रखती हूँ, मैं कलर्स पे पकड़ रखती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उस सैंड आर्ट को कैनवस पे बना दिया, तो हो गया कैनवस का सैंड आर्ट। ठीक है ना? तो देखिए कैसे एक चीज़ों को आदमी तोड़ के कुछ नया कर रहा है। और हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो विश्व है, ऐसे ही बढ़ रहा है। पहले हम कुछ बनाते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, एक चीज़ बना ली हमने, फिर कुछ लोग आते हैं उसमें कुछ नया करते करते चीज़ें बढ़ती हैं और वो कुछ अलग निकलता चला जाता है। मान लो हम फ़ोन, अभी आप पढ़ाई तो फ़ोन से कर रहे होगा या लैपटॉप से कर रहे होगा। ऐसा नहीं जो पिछले ज़माना में जो लैपटॉप चल रहा था या जो फ़ोन चल रहे थे अभी भी वही चलते हैं, नहीं, उसका तरीका वही है बनाने का। उसके कुछ फीचर्स हैं जो वैसे ही होंगे, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो वैसे ही होंगी, लेकिन बाकी चीज़ बदल रही है। उसका देखने का तरीका बदल रहा है, मतलब वो उसका लुक बदल रहा है, उसमें फीचर्स बदल रहे हैं, चीज़ों को लोग अच्छे वे में आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो चीज़ें और अच्छी होती जा रही हैं। आप ध्यान दिए कभी? तो यही होता है आर्ट में भी। वो आर्ट है लेकिन उसको मैंने तोड़ के ऐसा भी बना दिया और मैंने आपको बताया, क्योंकि आप मेरे विद्यार्थी हैं, आपको जानना चाहिए। आप कहीं पे जाके इस बार देखो, अरे ये तो बालू चिपका हुआ है, ये भी सैंड आर्ट है, तो ये आप जान लेंगे। नहीं तो अगर मैंने सिर्फ आपको वही बताया होता है ना कि हाँ यही फैलाने वाला ही सैंड आर्ट है, तो आप वहीं तक रह जाते। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं ऐसा भी होता है, तब आपका थोड़ा सा दिमाग गया कि नहीं, चीज़ें बदलती हैं लेकिन रहती वही है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ।
आगे बढ़ती हूँ। मेरे पास बहुत सा लंबा सा लिस्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और मैंने पहले भी कहा है मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज अपने कैरियर में करने लगेंगे। मेरे से ज़्यादा खुश कोई व्यक्ति नहीं होगा। देखिए, मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं आर्ट पढ़ाती हूँ आप लोगों को, और सही मायने में मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं यहाँ के आप लोगों के साथ मिल के, आप लोगों के साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब देखती हूँ ना अपने स्टूडेंट को चेंज होते हैं, उनका व्यवहार चेंज होते हैं, उनका सोच थोड़ा बदलते मैं देखती हूँ, उनका जो काम करने का तरीका है वो बदलता है। मैंने देखा है जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है ना, वो किस तरीके से बदलता है, धीरे धीरे उनके सोचने का ढंग बदलता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और मैं हमेशा से चाहती हूँ कि एक अच्छा शिक्षक ही बच्चों को मिले, क्योंकि हमारे टाइम पे हमें नहीं मिल पाया ये चीज़, इतने अच्छे शिक्षक हमें नहीं मिल पाए, और इसका अफसोस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अफसोस ही करते रह जाएं। अगर मुझे मौका मिला है कि मैं अपने माध्यम से कुछ दे पाऊँ बच्चों को, तो मैं ज़रूर दूंगी, और मैं दे भी रही हूँ। पर आप पे ये डिपेंड करता है कि आप इसे कितना लें। मैं चाहती हूँ कि आप इसे ज़रूर लें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, और ये ज़रूरी तब है जब आप इसे यूज़ करने लगेंगे। मैं ये बार बार कहती हूँ कि आप इसे समझें, इस विषय को समझें। इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे जितना समझेंगे आपके लिए ही उतना अच्छा होगा। तो बच्चों, आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें की, आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, आज मैंने आपको बताया कि कौन सी पेंटिंग कैसे बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने जितना बताया बस उतना ही है, अभी और भी है जो मैं आपको बताऊंगी। अभी और भी पेंटिंग्स है, अभी तो सारी पेंटिंग्स भी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो और भी फेमस पेंटिंग्स है जो कैसे बनती है, क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन मैंने जितना चीज़ अभी फ़िलहाल के तौर पे मैंने आपको बता रखा है, आप ज़रूर उस पर गौर करना।